ठीक है, इसमें डेरिवेशन ना करना है, लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग, डेरिवेशन करना तो अच्छा है, और डेरिवेशन में ज्योमेट्री के अलावा दूसरा चीज नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन में ज्योमेट्री के अलावा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। और कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा पढ़ लीजिए कि चीजें कितने लोगों के ये फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो नहीं समझ में आ रहा अब तक, क्योंकि फिर से हम वही चीजें बताने जा रहे हैं। थिन फिल्म कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन वो फिगर आपको समझ में आया है कि नहीं आया? नहीं आया। चलिए हम मानते हैं कि हाँ, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। अच्छा, थिन फिल्म तो बहुत जगह बनती है, लेकिन हर जगह इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सर मतलब ये हो सकता है कि हर जगह फेस सेम नहीं हो सकता है ना सर। अच्छी इंटरफेरेंस मिलने का जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, सस्टेन्ड का मतलब कि जिसको हम देख सकें, उसको हम कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन मतलब लंबे समय तक। जैसे कोई दवा आपने पढ़ लिखा होगा कि दवा का नाम सस्टेन्ड DSR या SR। SR का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीफ, लंबे समय तक आ रहा, मतलब ये दवा खाएंगे तो इसका असर बन सकता है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब है जैसे इस समय भी इंटरफेरेंस हो रहा है, इस समय की यहाँ फ्रिंज बन रही है, लेकिन ये फ्रिंज 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए बन रही है। ठीक है, जो मूवी बनती है उस मूवी में मोशन हमें दिखता है, मोशन होता नहीं। मतलब फोटो ही खींचते हैं ना, कैमरा लगा के फोटो ही खींचते हैं ना। लेकिन सर अगर हम किसी का फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, और वीडियो बनाते हैं, ठीक है, फोटो लेते हैं सर, एक सुनिए, फोटो लेते हैं तो उसको हम लोग अपोजिट दिखता है, मतलब उसका राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट दिखता है, लेकिन वही वीडियो बनाते हैं तो सेम वही दिखता है जिसको फ्रेम बनाता है सर। आप अपना सेल्फी लीजिए, ये कॉपी ले लीजिए, कॉपी कैसे करके जरा सेल्फी लीजिए, पता चल जाएगा कि कॉपी में जो लिखा हुआ है वो उल्टा आ रहा है। ये करके देख लीजिए सेल्फी में और सामने के कैमरे में अंतर क्या होता है, नहीं समझ होता है। हाँ, आपको उसमें कहता है फ्रेम रेट कहता है, हाँ ऑप्शन दे देता है, फ्रेम रेट कितना रखा जाए। हाँ हाँ, तो ये फ्रेम रेट क्या है नहीं मालूम। आप ये जो पुराने समय की जो पिक्चर बनती थी उसकी रील होती थी, फोटोग्राफिक निगेटिव होता था, तो उस रील में ये जैसे सीन जो भी हो रहा है वो लगातार होता है, और उस लगातार सीन को हम लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग चला रहे हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रेट है जिसपे आँख सेंसिटिव होती है, यानी एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से 1/10 सेकेंड के इंटरवल में बदल रहा है। ठीक है, जैसे आप
घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और या फ्रेम रेट को 0 कर सकते हैं। जब 0 कर देंगे तो वो एकदम रुका हुआ दिखेगा, और फ्रेम रेट को घटा देंगे तो धीरे धीरे मूवी दिखेगी, चल रही है स्लो मोशन। फ्रेम रेट बढ़ा देंगे तो फास्ट मोशन। तो ये जो मोशन है वो 10⁻⁻8 सेकेंड के हिसाब से फिक्स होगा, क्योंकि हमारी आंख 10⁻⁸ सेकेंड के बीच में जो घटनाएं होती हैं उसके चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो ये जो 10⁻⁸ सेकेंड में जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो तो बहुत ही कम समय के लिए फ्रिंज बन रही है, फिर मिट रही है, तो हमारी आंख उसको ऑब्जर्व नहीं करती है, बल्कि उसकी एवरेज वैल्यू को ऑब्जर्व कर ले रही है, इसलिए इंटरफेरेंस कहीं हमें दिख नहीं। ओके, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है। वो कंडीशन होती है कोहेरेंस, कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। और कोहेरेंट हम 2 तरह से प्राप्त करते हैं। पहला चीज है कि जो यंग्स डबल स्लिट में आपने किया था, उसमें क्या किया था कि एक सोर्स रखा था और स्लिट रखा था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये वेव फ्रंट मूव कर रही है और एक ही वेव फ्रंट 2 जगह पे कट रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि कोहेरेंट सोर्स को हमने प्रोड्यूस किया है वेव फ्रंट के डिवीजन से, यानी वेव फ्रंट को डिवाइड किया है। तो कोहेरेंट सोर्स क्या चीज इतना क्यों पढ़ रही है, जिसे इतना पढ़ पाओगे ना समझ पाओगे। पढ़ाई एकदम शांत दिमाग से, एकदम रिलैक्स। हाँ क्या है ये क्या बोले हैं? शांत दिमाग से पढ़ना चाहिए। हम सर खुद नहीं पढ़ते तो हम क्या ज्ञान देंगे? अरे यार पढ़ाई में अगर आपको मजा आने लगे तो समझ लीजिए कि आप ठीक स्टूडेंट हैं। और पढ़ाई अगर बोझ लगने लगे, नहीं समझ में क्यों नहीं आता? तो टॉपिक उसको हम क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं, या ये हो सकता है कि टॉपिक मजा नहीं आता, सीधी सी बात है। लेकिन पिक्चर में मजा आता है, डायलॉग भी याद हो जाता है, आपको एक ही सीन देखने में डायलॉग याद हो जाता है, गाना याद हो जाता है। हाँ सर, मूवी की जो क्रिएटिविटी है वो हमें अट्रैक्ट करती है और उसमें कुछ नहीं होता है। आखिर क्यों ऐसा है? दिमाग तो नहीं है ना। सर दिमाग वही है, लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है उसकी क्रिएटिविटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जिसकी वजह से जी नहीं, उसकी क्रिएटिविटी अट्रैक्टिव नहीं होती है। साइंस का लेक्चर हमेशा काफ़ी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वजह क्या है कि हम जो साइंस में पढ़ाते हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्टिव चीज़ों को नहीं लेके आता है, सीधी सी। ठीक है, सिवाय 2-4 चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, बाकी सब डिस्ट्रैक्टिव लेके आता है। यार इतना मैथमेटिक्स है, इतना बड़ा मैथमेटिक्स है, थक जाएंगे। वही 4 घंटे या 6 घंटे की पिक्चर देखेंगे, वही थकेंगे। लेकिन वही 20 मिनट का अगर क्वेश्चन है तो उसमें थक जाएंगे। तो हाँ, बोरियत लगेगी, ये सोच जो है मूवी भी बोरियत लगती है, न्यूज़ भी बोरियत लगता है। सर आपको तो मूवी आज तक कोई स्टडी नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको, इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है। पढ़ाने वाला हमेशा ये चाहता है कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग ढंग से रखा जाए, ठीक है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। तो जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पर, तो इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए
हमें कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ेगी। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि इन दो जगहों से निकलने वाली जो वेव है वो सेम फेज में आ रही है, ठीक है। इसीलिए डबल स्लिट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप लाइट मिरर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ भी रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो एक रियल सोर्स होता है, दूसरा वर्चुअल सोर्स होता है। इसीलिए आप फ्रेशनर डबल मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी दो वर्चुअल सोर्स बन जाता है। इसीलिए बाइप्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी वर्चुअल आभासी डबल सोर्स बन जाता है। सर जब रिफ्लेक्ट ही कराना है तो और ही बनाना है तो प्लेन मिरर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हाँ, प्लेन मिरर का यूज नहीं कर सकते तो प्लेन मिरर का ही तो हर जगह यूज कर रहे हैं हम। आप लाइट मिरर बना रहे हैं, हम फ्रेशनल मिरर बना रहे प्लेन मिरर हैं, से संबंध है। बिल्कुल प्लेन मिरर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो प्लेन मिरर हो। आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए कि दो मिरर को ऐसे रख दीजिए तो उसके बीच आपको दिखेगा फ्रिंज बन रहा है, लेकिन वो फ्रिंज का शेप कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हाई पैराबोलिक हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एकदम दिखता है, एकदम नेकेड आई से दिखता है। तो वहां पर एक सोर्स है तो कोहेरेंट मिल रहा है। तो व्हाट इज कोहेरेंट? कोहेरेंट का जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन लिखाया हुआ है कि if the two sources are in phase lock condition, मतलब फेज उनके बीच टाइम से नहीं बदल रहा है बल्कि टाइम के हिसाब से फेज का कंडीशन लॉक है यानी कांस्टेंट है, तो इसमें ही आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? आप एक वेव को ले रहे हैं, वो ऐसे आ रही है, इसमें यहाँ से एक रिफ्लेक्ट हो जा रही है, एक दूसरे सरफेस पे पहुंच करके रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें एक सोर्स यानी ये हो गया, दूसरा सोर्स ये हो गया, इसके बीच में चूंकि ये एक प्राइमरी सोर्स से आ रहा है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स से ही आ रहा है ना। अच्छा, दूसरा वर्चुअल सोर्स से आ रहा है क्योंकि जो फिगर देखिए तो उसमें नीचे हम एक पॉइंट बनाए हुए हैं, तो वो वर्चुअल सोर्स से आ रहा है। अब उस सोर्स से और इस सोर्स से निकलने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस ही हमको निकालना है, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस मिल गया तो चूंकि एक ही सोर्स से आ रहा है तो फेज टाइम के हिसाब से नहीं बदलेगा और हम लोग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त कर लेंगे, ओके। तो इसमें इंटरफेरेंस इनटू इन फिल्म, ओके, इन फिल्म। तो इसमें जो लिखा है आप लोगों ने लिखा है, हम सीधे फिगर बताते हैं, फिगर पे ही आ रहा है, फिगर थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं जानते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स सर, इसमें भी पिछले वाले में डबल सेट में आप वो लैम्बडा थीटा वेक्टर का किए थे, क्या लिखे थे? उसका सर बोले थे कि हमको इससे थोड़ा डाउट है। हाँ, वो दे देंगे, वो दे देंगे, डाउट हो क्या लिखा वो दे देंगे, आप डोंट सो मच बॉदर। This is R एंगल, ये हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो दिस इज आल्सो R एंगल क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये R एंगल है, क्यों? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो साइन I इक्वल टू R इसकी वजह से बराबर है। इसको हम सीधे बढ़ा देते हैं और इसको हम ऐसे सीधे यहाँ बढ़ा देते हैं। दिस इज विड्थ ऑफ
film and this is refractive index of film. ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये सीधे लाइन जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है तो ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी आर है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी आर। ओके, तो ए बी सी डी, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये कॉमन है, ये 90 है और ये एंगल आपस में बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाता है। अब इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं, बस समझने वाली बात यहाँ है। जितने समय में व्हाट इज पाथ डिफरेंस, लाइट वैक्यूम में टाइम टी में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी टाइम में किसी भी मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो दोनों इक्वल होंगे और उसको हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। अरे पाथ ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। लाइट वैक्यूम में टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, और उसी टाइम में किसी भी मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, ये दोनों आपस में बराबर हैं। नो, और इसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। टी समय में, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें, टी समय में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट सी के बराबर, मीडियम में वेलोसिटी हमेशा कम होगी लेकिन टाइम उतना ही दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी समय में समय अंतराल दोनों में बराबर है, समय अंतराल का कोई डिफरेंस नहीं रखा है, तो दोनों में टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपस में बराबर, ठीक है। और इसी को हम लोग एक तरह से ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेम टाइम, हाँ, तो मीडियम में यहाँ से यहाँ तक चलेगी, अरे वैक्यूम में मीडियम में यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वल होगा, ये भी सही है क्योंकि ऑप्टिकल पाथ में नंबर ऑफ वेव ही आता है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, इसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट बाई यू, ठीक है। नंबर ऑफ वेव दोनों में बराबर, इसीलिए वो इक्वल, और कोई वजह नहीं, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेव फ्रंट जब यहां से यहां जा रही है तो ये वाली रे यहां से यहां आ रही है, फिर यहां से यहां तक चली जाती है, तब नहीं ये निकल लेगी, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट बाहर की तरफ तो निकल लेगी, ओके। वेव फ्रंट एक साथ आगे की तरफ चलती है, हाँ, इसमें चलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको शो करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतना आसान नहीं है। सिर्फ हम अपने जरूरत वाली चीजें लेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर वो कहेंगे कि आप लोग उसको यही दिक्कत कर रहा है और वो आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। हमारा कहना ये है कि यहाँ से यहाँ जितना समय लगा रही है उतना ही समय यहाँ से यहाँ लगा रही है, बस कहना ये, यानी ऑप्टिकल पाथ यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का आपस में बराबर,
लेकिन डिफरेंस हमको निकालना है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है कि जितने समय में रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से यहाँ जा रही है, उतने समय में रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ जा चली जा रही है, तब दोनों निकल रही है और बाहर की तरफ जा रही है। ये यहाँ से जब निकल रही है उस समय जो रिफ्लेक्टेड वेव है यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है। तो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस? बड़ी बड़ी डिस्टेंस चली उसमें से छोटी बड़ी चली घटा दीजिए सीधा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस L ऑप्टिकल इक्वल टू AC प्लस C, that is डी अब ऐसा लगता है D E F, हाँ D है तो E F C। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू AC प्लस CE that is mu time, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है माइनस ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है। इसका मतलब कि इतने का अंतर रहना चाहिए, क्योंकि ये वेव यहाँ से यहाँ आ रही है तब ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो रही है, और जब ये यहाँ से यहाँ जा रही है तब ये वेव यहाँ से आ रही है। उसके बाद वेव फ्रंट दोनों बाहर निकल आ रहे हैं, ठीक है। तो घटाएंगे कितना? AF के बराबर AF, और ये एयर मीडियम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर, ठीक है। चेहरा सूखा हुआ है, कहाँ से समझ नहीं गया। नहीं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, हम सब लोग कहेंगे नहीं आ रहा। ठीक, हमें निकालना क्या होता है इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस हमें मालूम हो जाए तो वो n लैम्डा के बराबर कर देंगे तो मैक्सिमा मिल जाएगी, और ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देंगे तो मिनिमा मिल जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पहले सरफेस से रिफ्लेक्टेड हो रही है और फिर वेव रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आ जाएगी, तो बाहर आके दोनों इंटरफियर कर रहे। तो अगर दोनों वेव के बीच में हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है? पाथ डिफरेंस ये है कि यहाँ से वेव टूट रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से यहाँ चली जाए, और दूसरी वेव यहाँ से आ रही है फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है फिर यहाँ पर आ रही है, ठीक है। जब ये वाली वेव यहाँ पे आ रही है तो ये वाली वेव यहाँ पे पहुंच जा रही है। तो ये अगर हम परपेंडिकुलर डालें, वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट अगर हम लें तो ये वेव फ्रंट है, इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो नेक्स्ट वेव फ्रंट हमें यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट वेव फ्रंट ऐसे नहीं मिलेगा, वो हमेशा इसी तरह से मिलेगा, यानी वो ब्रेक नहीं हुआ होगा। तो हम ऐसे वेव फ्रंट खोज रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ जितने समय में चला उतने ही समय में ये यहाँ से यहाँ चल गया। तो ये इतना लंबा पाथ चला है, ये इतना छोटा पाथ चला है, तो दोनों के पाथ में तो अंतर है ही, वही अंतर कैलकुलेट करना, ठीक है।
तो लंबा वाला पाथ यानी ये पाथ माइनस ये पाथ बराबर पाथ, तो दैट इज ओके। जो चिंता में आ गए तो जरा सर उनका मूल उद्देश्य ये है ना कि हम फाइंड करें मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिना पाथ डिफरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा पर आप पहुंच ही नहीं पाए। और इससे कम इस सेक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है। अगर छोड़ने का मन है तो 10 नंबर छूटेगा, क्योंकि कहीं न कहीं से न्यूटन भी माइकलसन और थिन, हाँ ये तो, और उसके बाद फैब्री पैरेट कीटोलान, ये 3 चीजें वो तो समझे में नहीं आएगा, लेकिन फैब्री पैरेट कीटोलान का डिफिनीशन तो आ जाएगा, याद कर लीजिएगा, तो रखना पड़ेगा। अब ये बताइए ये 3 चीज को हम लोग छोड़ दिया जाए तो या फिर रिफ्लेक्शन शुरू करें। नहीं सर पढ़ाई सुबह खत्म कर दी ताकि इससे हम निजात पा जाए। ये तो खत्म तो हो ही गया, बस इसमें है क्या क्या। हाँ सर आज इसको डिलीट ओके, अब ये देख लीजिए कि ये बराबर कितना है इसके, ठीक है, ओके, और ये बराबर कितना है इसके, कैसे, क्योंकि सर दोनों रिफ्लेक्टेड नॉर्मल है, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे और ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, कैसे, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये जो लाइन है वो गामा है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DC प्लस CE, DC कहाँ है, AC इक्वल टू DC, AC इक्वल टू DC, तो L ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू DC प्लस C इंटू म्यू माइनस AF, ठीक है, DC प्लस CE इक्वल टू DE, और डायरेक्ट बाइस टाइम ऑफ सी वो बाद में सब लिखेंगे, डोंट बी बॉदर अबाउट दैट, हमारे पास कुछ चीजें हैं, माइनस AF and what is AF? AF is equal to GE, that is according to the definition of optical path. ऑप्टिकल पाथ ये कहता है कि वैक्यूम में, क्योंकि ये एयर में तो नियरली वैक्यूम मान लेंगे, वैक्यूम में लाइट जितने समय में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मीडियम में भी अगर लाइट उतने ही समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपस में बराबर होगी और उसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज AF इक्वल टू GE, लेकिन ये मीडियम में तो न्यूटन, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ, फ्रॉम definition of optical path, ठीक है, ओके। L optical path is equal to DE mu times minus AF की जगह पर GE mu times that is
DE minus DE equal to मीटर। DE और GE ये है, तो हमारे पास टोटल कितना DG, that is DG मीटर। Now look in this triangle. ये T है, तो ये डिस्टेंस T होगा या नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है, तो ये अगर T है तो ये भी T है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 2T के बराबर। यस या नो? और ये क्या है, R एंगल है, इसका कंपोनेंट इस पे तोड़ेंगे तो कितना, या ये इस तरह से है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ट्वाइस T, दिस इज R, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ट्वाइस T R ट्वाइस T cos R के बराबर होगा या नहीं? नहीं होगा। ये 2T है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल R है, तो ये कितने के बराबर होगा? इसको बेस की तरफ लेंगे तो 2T cos R। जब भी हम लेते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, जो एंगल जनरेटर होता है जिस एक्सिस पे होता है उसको cos क्यों लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको sin। बाय डेफिनेशन cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस उसमें आता है, इसलिए बेस ये तो हाई स्कूल में बता दिया। ठीक है, sin अच्छा ठीक है, मैम डेली वेयर इसलिए बोल रही नहीं है। सर आपको नहीं पता हाँ ओके, इसका मतलब ये हो गया DG कितने के बराबर है? इसका मतलब सर DG बराबर DG इज इक्वल टू ट्वाइस T cos R के बराबर। यस या नो? यस सर। ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर हम बनाए हैं, इस ट्रायंगल को लिए, इस ट्रायंगल का फिगर ये है, ये 2T है और ये कितने के बराबर है DG के बराबर। ठीक है, तो एकदम सुस्त तुम पढ़े हो, भी पढ़ाए ये कुछ समझ नहीं। देयर इज ओनली ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अलावा कुछ है ही नहीं है। हाँ, वो भी कक्षा 8 वाली ज्योमेट्री है। तो हाँ, DG is equal to twice mu T cos, यही लाना। तो इसको हम लिखेंगे, एक्चुअली इसको लिख देंगे ऐसे, ऊपर from triangle ABD DG cos R twice T DG cos R is equal to right ABD, that is twice T cos R is equal to DG, hence the article
difference L optical path difference is equal to twice the mu cos. Okay? लेकिन एक दिक्कत और क्या सर वो कैसे हो जाए सर, तो जब दोनों इक्वल होगा तो कौन जाएगा ना, कैसे होगी? डीजी की वैल्यू निकाल लीजिए नोन क्वांटिटी में। नोन क्वांटिटी क्या है? थिकनेस ऑफ फिल्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग भी है, छापी सो सर। एकदम छापी है। सर वो फिगर का आपको पता ये फिगर बड़ा गंदा बना हुआ है। नहीं सर, वो फिगर आप पहले बनवाए थे और अभी का दोनों में मतलब पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये और वो कम डिफरेंस होगा इसमें। अच्छा अच्छा मैच करने के लिए। ठीक है। अगर कुछ नहीं याद रहेगा तो सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, तो न्यूटन रिंग माइकलसन और सब सर इसमें तो बस सिंपल है, यही याद रखना। बिकॉज there is change of path difference on surface. There is a change of path difference on surface first due to reflection. Change of path difference. यहाँ पर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे पाथ डिफरेंस कितना होगा? डल्ले बैठू होगा। क्यों? क्योंकि सर वो फ्रिंज जो चलेगा, फ्रिंज चलेगा लैम्डा बाय 2 की डिफरेंस नहीं चलेगा। क्या लैम्डा बाय 2 ही होगा? नहीं, अधिक भी हो सकता है सर। नहीं, लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि हार्ड सरफेस से हार्ड इसको कहाँ है जो हार्ड सरफेस से हमेशा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ही होता है अगर रिफ्लेक्शन होता है। हार्ड सरफेस का मतलब क्या है कि ये डोरी यहाँ कस के बांध दीजिए और इसमें एक पल्स जनरेट कर दीजिए, पल्स कर रहे हैं। तो पल्स मूव करेगी यहाँ पर, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो जब ये पल्स इस पॉइंट पर पहुंचेगी ऐसे, तो इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो पॉइंट अपनी जगह रुका रहेगा। तो वो पॉइंट क्या करेगा कि इस डोरी पर रिवर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा देगा। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा देगा तो ये पल्स उल्टा हो जाएगा। सर इसका उदाहरण जब हम कपड़ा धोते हैं तो इसे जब करते हैं तो इस तरह पकड़ रहता है, अंदर से कंपन कराते हैं, लेकिन वो उस पे जो कंपन होता है लास्ट वाले पे कांस्टेंट रहता है। इंटर में पढ़े हैं ना रस्सी वाला? रस्सी वाला वो जनरल हो गया सर, इलेक्ट्रोलाइट। अरे ये वाला पढ़े हैं पाइप वाला ओपन? हाँ सर। तो यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है और बीच में ऐसे रहता है, इधर ऐसे बनाया जाता सर है। अनुनाद बोलते हैं उसको। हाँ, तो यहाँ पर तो ऐसे बनाया जाता है क्योंकि सर वो कांस्टेंट रहे, वो जो फ्रिंज है वहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड इज जीरो। यस सर, यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हाँ है। मिनिमम हो। अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसे बंद कर दें तो हम बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल सॉलिड है, वो मूव नहीं करेगी, मूव तो एयर करेगा। तो ये जो सॉलिड मीडियम है वो नहीं मूव करेगा, ये एयर मीडियम मूव करेगा। तो यहाँ एयर एकदम फ्री हो जाता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है और ये जीरो होता है। तो सॉलिड से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो ये एयर है, एयर से जब ग्लास में आएगा तो ग्लास सॉलिड हो जाएगा। तो उससे जब रिफ्लेक्शन होगा तो ठीक रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ग्लास का पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा।
इक्वल टू लैम्डा बाई सब चौपड़ ठीक है, क्या सब चौपड़ हो गया? लिखना चाहिए था, ये वाला लिख दी ऊपर वाला। तो ऊपर वाला अंत में लिखना है ना। कोई बात नहीं सर। हेलो देखो, दो कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट ये होता है कि टफ वाला पहले पढ़ा दीजिए। उससे ये होता है कि जो लोग थोड़ा दिमाग लगाने वाले होते हैं वो लगा लेते हैं, नहीं तो जो लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाने वाले होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, छोड़ के भागने लगते हैं। क्योंकि सबसे आसान तरीका है छोड़ के भागना। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे आसान वाला पहले बता दीजिए। तो सबसे आसान वाला जो पहले बता दिया जाता है, तो जो टफ वाला है उसको छोड़ना पड़ता है। दोनों में से कोई एकदम दबाए होता है। तो व्हाट इज टोटल पाथ डिफरेंस? यहाँ पर एक लाइन में लिखते हैं, टोटल पाथ difference, that is delta equal to price mu t cos r minus lambda by 2। कुछ याद रहे चाहे न रहे, ये याद रखना। ये याद मत रखना, चल जाएगा। ये मत समझना, चल जाएगा। बस ये याद। ये इतना तामझाम एक समझाने की कोशिश थी। अगर नहीं याद रह रहा है एकदम बिंदास होकर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इस फार्मूले से डायरेक्ट ही एक्सप्लेन हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस तो हम निकाल रहे हैं थिन फिल्म का। अब तो जितने भी थिन फिल्म के इंस्ट्रूमेंट है उस पर ये लगाएंगे हम। अब अगर हमें ये याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो इसको इसलिए कि याद हो जाएगा, तो अगर ये मान लीजिए पूछ देता है और पूछता भी है तो आप ड्राइव कर लेंगे। नहीं पूछता है तो इसका एक सब्सिडरी पार्ट देता है कि न्यूटन्स रिंग या माइकलसन, फैब्रिक पैरोट भी देता है। ठीक है, ये तीन में से दो तो आने ही आने हैं। तो 5 × 10 नंबर इंटरफेरेंस है ना, तो एक तो उससे आएगा, एक इससे आएगा, या कंप्लीट कोई एक आएगा, और ये इतने ही से आएगा। तो ये चीज डिसाइड कर लेंगे उसको देख करके क्वेश्चन पेपर कि कितना आया है कितना नहीं आया है। और अगर जो चीजें हैं, लेकिन ये याद रखिएगा बस। बुक में टॉपिक कहीं मिलेंगे ढूंढूंगा। क्या ये जो आप पढ़ा रहे थे, किस बुक से पढ़ेगा? एक घटक। एक घटक में ये नहीं मिल रहा है। ये मतलब ये तो टॉपिक नहीं देख रहे कि इसके पिछले साइड में नहीं मिल रहा है। पिछले में जो आपका है वो मिल रहा होगा इंटरफेरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव और इंटरफेरेंस ऑफ वेव, या इंटरफेरेंस में वो टोटल। और घटक में जितना बढ़िया दिया हुआ है उतना किसी ने नहीं दिया हुआ। लेकिन एक किताब है ई वाइट की जो घटक से ज्यादा अच्छी। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। किसकी लैंग्वेज? किस बुक की लैंग्वेज? देखो, घटक कॉम्पिटिटिव लेवल की किताब। सर उसका नाम क्या बोले हैं? ई वाइट, ऑप्टिक्स बाय ई वाइट। लेकिन सबसे आसान जो तुम्हारे लिए है, जो यहाँ के एग्जामिनेशन के लिए है, वो है ब्रिजलाल और सुब्रमण्यम। एकदम सिंपल आसान है। लेकिन सर ब्रिजलाल में कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं सही है, जैसे कि ब्रिजलाल में कोई टॉपिक नहीं सही है, ये हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, और मजबूरी यही है कि मुझको यहाँ से यहाँ तक आने में पसीना छूटता है आप लोगों से ज्यादा। इसका कारण है, कारण ये है कि व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, व्हाट इज वेव। आप इंटर में आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा, व्हाट इज लेंथ। तो लेंथ की डेफिनेशन क्या है?
पर यूनिट स्केल अरे का भाई जो 6 डिफिनीशन पढ़ाए गए हैं ना, 6 डिफिनीशन है ना, सभी लेंथ की है लेंथ की। पहले ही चैप्टर में। हाँ 10-45 जब हाँ, दरमान तो क्या होता है दरमान होता है हाँ, उसमें लेंथ डिफिनीशन क्या है? सर उसमें बताया गया ना कि 1 मीटर लंबे एक था लिथी में से कोई है जिसका नहीं। एकांक पैमाना को लेकर कहा गया है कि 1/c टाइम में जितना डिस्टेंस जो सोडियम वेवलेंथ है ट्रेवल करेगी उसको 1 मीटर है। उसके लेजर का एक रखा गया छड़ मेजरमेंट माना वेवलेंथ, जरा ध्यान से देखिए, वेवलेंथ, वेवलेंथ बोले ना वेव में ही लेंथ है। जो लेंथ की यूनिवर्सल डिफिनीशन है वो वेव के अतिरिक्त कहीं से भी नहीं ली। यानी जो हम लोग पर यूनिट स्केल आप जो भी लेंथ नापते हैं वो सब वेव लेंथ, स्पेस लेंथ नहीं नापते हैं, ये नापते ही नहीं है। This is x1, this is x2, that is delta x is equal to x1 minus x2। ये आप नहीं नापते हैं क्योंकि आपकी डिफिनीशन में ये है ही नहीं है। आपकी डिफिनीशन में तो वेव का लेंथ है। लेकिन सर हम लोग जो वहाँ पढ़ते हैं तो क्या वो गलत पढ़ते हैं पर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़े हैं ना? यस सर नहीं एनसीईआरटी की, कुमार मित्तल की पढ़े हैं? नहीं एनसीईआरटी नहीं कुमार मित्तल की कोई भी किताब पढ़े हैं? कोई भी। 6 फंडामेंटल यूनिट में मीटर का डिफिनीशन आप देख लीजिए, हाँ वो तो है उसमें वेव के अलावा दूसरा कोई डिफिनीशन ही नहीं। क्योंकि जब ऑप्टिक्स आ गया तो वेव लेंथ, क्योंकि उसी में लेंथ के नाम पर सिर्फ वेव का लेंथ है। टाइम के नाम पे क्या है? टाइम के नाम पे आप जो कह रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी को measure करते तो टाइम और वेवलेंथ में, वेवलेंथ और टाइम में अंतर क्या हुआ? इतना तो छोटा समझ लेते हैं, हर चीज है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक्चुअली ये एक दूसरे से मिक्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मिक्स है। इसीलिए स्पेस और टाइम की रिलेटिविटी पढ़ाई जाती है कि भाई टाइम को अलग मत देखिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिक्सअप है। इसलिए जब डिस्ट्रॉय फिर पार्टिकल मेजर करते हैं तो दोनों को लेते हैं। जी हाँ, इसीलिए वो ऐसा नहीं है कि ओके थैंक यू, कल हम नहीं आएंगे।